नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइटोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। तो फ्रेंड देखिए, अभी तक हमारे पास पशुधन प्रसार अधिकारी का सिलेबस नहीं था, पर जैसे ही आयोग ने अपनी साइट पर अपलोड किया है तो वो भी हमारे पास पहुँच चुका है। तो फ्रेंड देखिए, हम जो पहले तैयारी करा रहे थे उसमें एक अनुमान बेस पर सिंपल क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट आपको दे रहे थे, परंतु देखिए अब हमारे पास सिलेबस है तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पर आपकी तैयारी कराएंगे। तो हमारे सिलेबस में सबसे पहला जो टॉपिक्स आता है वो आता है साइटोलॉजी का। तो फ्रेंड देखिए, इस वीडियो में हम जो बात करेंगे साइटोलॉजी के जो कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं और जिनके आने की संभावना नेक्स्ट एग्ज़ाम में बहुत अधिक है, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो फ्रेंड, हम आपकी जो तैयारी कराएंगे हर एक टॉपिक वाइज कराएंगे। जैसे कि आज आपको हम साइटोलॉजी के बारे में बता देंगे, सेल्स के बारे में बता देंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको सेल थ्योरी के बारे में बता देंगे और उनके जो ऑर्गेनल्स होते आए, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, गोल्जी बॉडी, ER, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम। तो इनके बारे में हम एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे और इनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए हैं और जो इम्पोर्टेंट है जिनके आने की संभावना आगे भी बहुत अधिक होती है, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है ना फ्रेंड? तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। फ्रेंड देखिए, इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा साइटोलॉजी का है। तो फ्रेंड देखिए, साइटोलॉजी आखिर होती क्या है? साइटोलॉजी को हम हिंदी में बोलते हैं कोशिका विज्ञान। तो कोशिका विज्ञान क्या होती है ये? तो देखिए, ये होता है टू स्टडी अबाउट सेल्स, यानी कि साइटोलॉजी को हम सिंपल भाषा में कहें तो इसको कहेंगे हम स्टडी ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स की स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। यानी कि अगर हम एक परिभाषा की बात करें तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम सेल्स की स्टडी करते हैं उसको साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना फ्रेंड? अब बात कर लेते हैं कि जो टर्म साइटोलॉजी है ये किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है ना, यानी कि द टर्म साइटोलॉजी इज़ गिवन बाय। तो ये जो टर्म साइटोलॉजी है ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था फ्रेंड हर्टविग के द्वारा। ठीक है ना, जो टर्म साइटोलॉजी है ये हर्टविग के द्वारा दिया गया था। बात कर लेते हैं कि इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी। तो इन्होंने बुक जो लिखी थी उसका नाम था सेल एंड टिश्यू। तो सेल एंड टिश्यू बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी हर्टविग के द्वारा। ठीक है ना फ्रेंड? अब तो हम बात कर लेते हैं कि साइटोलॉजी के फादर कौन हैं। तो फ्रेंड, जो साइटोलॉजी के फादर हैं वो हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक को हम फादर ऑफ साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। अभी हम बात करते हैं कि फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। देखिए, रॉबर्ट हुक तो सिर्फ साइटोलॉजी के फादर हैं, पर जो मॉडर्न साइटोलॉजी के फादर हैं वो हैं स्वान। ठीक है ना? देखिए, इंग्लिश में थोड़े इनके नाम अजीब होते हैं, हिंदी में इसको हम स्वान बोलते हैं, स्वासन इंग्लिश में हम बोल सकते हैं, पर आपको कन्फ्यूज़ नहीं होता है, सिर्फ स्वान आपने याद रखना है। ठीक है ना? अभी हम बात करते हैं कि देखिए, ये तो साइटोलॉजी के फादर तो हमारे रॉबर्ट हुक थे, मॉडर्न साइटोलॉजी के स्वान थे, और जो टर्म साइटोलॉजी था वो हर्टविग के द्वारा दिया गया था जिन्होंने सेल एंड टिश्यू बुक लिखी थी। अभी हम बात करते हैं कि फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, कि जो इंडियन साइटोलॉजी है उसके फादर कौन है। तो फ्रेंड, इंडियन साइटोलॉजी के जो फादर हैं वो हैं A.K. शर्मा। तो A.K. शर्मा जी को हम फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? अभी हम देखिए, हमने रॉबर्ट हुक के बारे में बात की थोड़ी सी, जो कि हमारे साइटोलॉजी के फादर हैं। तो हम बात करते हैं कि इन्होंने बुक कौन सी लिखी थी। तो फ्रेंड, इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम था माइक्रोग्राफिया। तो माइक्रोग्राफिया बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो फ्रेंड, ये बुक लिखी गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट आता है कि स्मॉलेस्ट मेजरिंग यूनिट इन साइटोलॉजी इज, यानी कि साइटोलॉजी के अंदर जो मापन की सबसे छोटी यूनिट होती है वो कौन सी होती है? तो फ्रेंड, वो होती है एंगस्ट्रम, यानी कि एंगस्ट्रम ये हो गया, इसका साइन ये होता है, आपने ध्यान रखना। तो फ्रेंड, अब हमारे पास क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज सेल, यानी कि सेल क्या है। तो फ्रेंड देखिए, कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई व जीवधारी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है, यानी कि जीवधारी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। ठीक है ना? तो कोशिका क्या है? किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जीवन की आधारभूत इकाई क्या है। तो फ्रेंड, जीवन की आधारभूत इकाई क्या है? वो है सेल, यानी कि कोशिका। तो कोशिका को हम जीवन की आधारभूत इकाई बोलते हैं।
ठीक है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है। तो फ्रेंड किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई है, यानी कि कोशिका को हम जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं कि जो कोशिका है उसकी खोज किसने की थी, यानी कि जो डिस्कवरी हुई थी सेल्स की वो किसके द्वारा हुई थी। फ्रेंड जो रॉबर्ट हुक थे 1665 में इन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। तो इन्होंने क्या किया था, जो कॉर्क है उसके छोटे छोटे टुकड़े काटे थे, तो उसमें इन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं देखी थी, उनको इन्होंने सेल्स का नाम दिया था। ठीक है ना। और ये रॉबर्ट हुक कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो फ्रेंड ये लंदन से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि रॉबर्ट हुक किस देश के निवासी थे, तो ये कहाँ के थे, लंदन के। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मृत कोशिका की खोज किसने की। तो फ्रेंड देखिए रॉबर्ट हुक जो थे इन्होंने 1665 में मृत कोशिका की खोज की थी। देखिए इन्होंने क्या किया था, कॉर्क को काटा था। तो कॉर्क की जो सेल्स होंगी वो मृत ही होंगी, यानी कि कॉर्क कोई सजीव थोड़ी है, वो निर्जीव है, यानी कि डेड सेल्स हैं, तो इसको हम डेड बोलेंगे। तो डेड सेल्स की खोज किसने की थी, ये की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। अभी देखिए इन्होंने तो डेड सेल्स की खोज की थी। अभी हम बात कर लेते हैं कि लाइफ सेल्स यानी कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। तो फ्रेंड जीवित कोशिका की जो खोज की थी वो की थी लुवेन हाक ने 1674 ईस्वी में। ठीक है ना। ठीक है ना। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि कोसा यानी कि इसको हम सेल्यूला या कोशिका शब्द किसने दिया था। देखो कोशिका जो शब्द दिया था वो किसने दिया था, तो फ्रेंड ये दिया था रॉबर्ट हुक ने ही। देखिए रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, इन्होंने ही सेल्स को सेल्यूला कहा था और बाद में इसको कोशिका कहा था, जिसका मतलब कोशिका होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि देखिए जो एफ फोंटाना थे उनके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इन्होंने भी अपने कुछ राय दी थी सेल्स के बारे में। तो जो एफ फोंटाना थे 1781 में इन्होंने सर्प के आकार की मछली की तुबचीय कोशा में केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोलस की खोज की थी। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि न्यूक्लियोलस की खोज किसने की थी, तो ये की थी एफ फुंटा ने 1781 में। और किस में की थी, तो मछली की तुबचीय कोशिकाओं में, ये मछली की तुबचीय सेल्स में केंद्रिका की खोज की थी। और ये किस आकार की थी, ये सर्प यानी कि स्नेक के आकार की थी। ठीक है ना। अभी देख लेते हैं, हम बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउन के बारे में। इन्होंने भी कुछ अपनी राय दी थी। तो इन्होंने क्या किया था, आर्किड की जड़ की सेल्स में, तो आर्किड जो प्लांट होता है उसकी जो जड़ होती है उसकी सेल्स में 1831 में न्यूक्लियस की खोज की थी, यानी कि केंद्रक की खोज की थी। तो सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, तो न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किस में की थी, आर्किड की जड़ में की थी। ठीक है ना। आर्किड की जो जड़ की सेल्स थी उनमें की थी, कब की थी, 1831 में की थी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि देखिए अल्फोंसो कोर्टी 1772 में एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने सेल्स में जीवित पदार्थ को देखा था कि कोशिकाओं में जो जीवित पदार्थ पाया जाता है वो 1772 में अल्फोंसो कोर्टी ने देखा था। ठीक है ना। और ये है एफ डुजार्डिन 1835 में, इन्होंने सेल्स में प्रेजेंट जीवित पदार्थ को सारकोड कहा था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये पूछ लेता है कि सेल्स में प्रेजेंट जीवित पदार्थ को सारकोड किसने कहा था, तो ये कहा था एफ डुजार्डिन ने 1835 में। ठीक है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जे.ई. पुरकुंजे। तो जे.ई. पुरकुंजे ने 1839 में जीव द्रव्य शब्द दिया था। तो यानी कि जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, तो ये की थी जे.ई. पुरकुंजे ने 1839 में। ठीक है ना। और ये जो जीव द्रव्य वाली बात है, यही बात को बान मोहल द्वारा बताया गया था। तो बान मोहल यानी कि ऑप्शन में अगर आपको जे.ई. पुरकुंजे ना दिया हो तो बान मोहल वहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, या फिर दोनों दिए हों तो ये बोथ इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। तो फ्रेंड जो सेल्स होती हैं उनमें जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है वो राइबोसोम के अंदर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्लांट सेल्स की
आउटर लेयर का नाम क्या है? तो प्लांट सेल्स की जो आउटर लेयर होती है उसका नाम होता है कोशिका भित्ति। तो फ्रेंड कोशिका भित्ति को हम सेल वाल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, सेल वाल भी हम इसको कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सेल्स को एक निश्चित रूप प्रदान करता है। तो फ्रेंड कोशिका को जो एक निश्चित रूप प्रदान करता है वो क्या करता है? कोशिका भित्ति, ठीक है ना। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? और ये एसएससी 2003 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन भी है। तो फ्रेंड देखिए प्लांट सेल्स में सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है ना, यानी कि कोशिका भित्ति सिर्फ प्लांट सेल्स में पाई जाती है, एनिमल सेल्स में नहीं पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। तो फ्रेंड सेलुलर रेस्पिरेशन का जो एक्टिव साइट है वो होती है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम क्या होता है? कोशिकीय श्वसन का एक सक्रिय स्थल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 80% से अधिक सेल्स में पाया जाने वाला पदार्थ है। तो देखिए जो एक कोशिका होती है उसमें जो 80% से अधिक मात्रा किसकी पाई जाती है? तो फ्रेंड ये पाई जाती है वाटर यानी कि जल की, यानी कि H2O की। H2O जो होता है किसी भी सेल्स के अंदर उसकी जो मात्रा होती है वो 80% से अधिक होती है। और ये फ्रेंड ये क्वेश्चन भी BPSC 1994 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अभी देख लेते हैं कोशिका भित्ति होती है, यानी कि जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, इसका नेचर कैसा होता है? तो फ्रेंड इसका जो नेचर होता है वो होता है पारगम्य, ठीक है ना, यानी कि परमिएबल। तो परमिएबल नेचर में कोशिका भित्ति होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, यानी कि जीव द्रव्य को ही हम प्रोटोप्लाज्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो फ्रेंड ये क्वेश्चन भी हमने पहले डिस्कस किया था, यानी कि जो J.E. पुरकिंजे थे इन्होंने सर्वप्रथम जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका था? तो फ्रेंड देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि देखिए जीवन का आधार है, तो देखिए जीवन का आधार क्या है? वो है कोशिका। यहाँ पर आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, जीवन का आधार क्या है? कोशिका है। और जीवन का भौतिक आधार है, तो फ्रेंड जो जीवन का भौतिक आधार है वो क्या है? जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म को हम जीवन का भौतिक आधार बोलते हैं, ठीक है ना। प्रोटोप्लाज्म को हम जीवन का भौतिक आधार बोलते हैं। तो ये जो कथन है ये किसने दिया था? तो ये दिया था हक्सले ने। तो हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं। तो फ्रेंड कोशिका में जो क्रियात्मक गतिविधियां होती हैं ये किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? तो फ्रेंड ये होती हैं केंद्रक के द्वारा नियंत्रित, ठीक है ना। कोशिका का जीवित अंश है, तो फ्रेंड देखिए कोशिका में जो जीवित अंश पाया जाता है वो होता है जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म। तो कोशिका का जीवित अंश क्या है? वो है जीव द्रव्य, ठीक है ना। अभी हम बात कर लेते हैं जो जीव द्रव्य होता है यानी कि प्रोटोप्लाज्म होता है ये किसके द्वारा बना होता है? तो फ्रेंड ये बना होता है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग जो होते हैं उन सभी को जो मिलाकर बनता है उसको हम जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। और फ्रेंड ये बहुत जगह क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए CDS में भी आया हुआ है और इसके अलावा भी बहुत सारे अन्य एग्ज़ाम में आया हुआ है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसका बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो देखिए आज का हमारे ये लास्ट क्वेश्चन है एक कि कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड जो कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र है वो हैदराबाद के अंदर स्थित है। तो ठीक है ना, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद के अंदर स्थित है। तो फ्रेंड देखिए इस वीडियो में हमने साइटोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस किए, साइटोलॉजी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ में सेल्स से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। तो फ्रेंड अगली वीडियो में हम बात करेंगे सेल थ्योरी के बारे में कि जो सेल की थ्योरी थी वो किसने दी थी, कब दी थी और इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन एग्ज़ाम में बने हैं और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा दीजिएगा। उससे होगा ये जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं बहुत ही जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।